हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं गाइस और हमारी ऑटिज़म जर्नी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको बिहेवियर प्लेलिस्ट, एजुकेशन, स्कूलिंग प्लेलिस्ट, ऑटिज़म के ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ हमारी पूरी जर्नी के बारे में। और आज का जो वीडियो है गाइस वो उन पेरेंट्स के लिए है जो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है। सो डेफिनेटली ऐसे बच्चों को देखकर आप लोगों को समटाइम्स ऐसा लगता है कि बहुत कम प्रॉब्लम है, टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे, या मतलब ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन दूसरे ही पल हम लोग उन बच्चों को देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे नहीं, कुछ तो गलत है, कुछ तो अब नॉर्मल है। मतलब हम लोगों को डाउट होता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है उन बच्चों में। तो ऐसे पेरेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम लोगों को डायग्नोसिस कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, या ट्रीटमेंट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो ऐसे मैंने कमेंट भी पढ़े हैं और रिसेंटली सब्सक्राइबर जो मुझे मिले उनके बच्चों को देखकर भी मुझे ऐसा लगा, तो वो लोग भी कंफ्यूज थे। तो पहले तो मैं सिम्टम डिस्क्राइब करूँगी कि ये वाले जो केसेस हैं इनमें बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है। रिसेंटली मेरे जानने वालों का ही एक बच्चा है, उसको मैंने देखा जब वो मेरे पास उसको लेके आए तो फर्स्ट टाइम मेरा रिएक्शन भी ऐसा था कि लाइक इसको ऑटिज़म का डायग्नोसिस किसने दे दिया, इसको तो ऑटिज़म का कोई डायग्नोसिस नहीं मिलना नहीं चाहिए था। मतलब मुझे नहीं लगता कि उसको ऑटिज़म है, ये सिंपल स्पीच डिले का प्रॉब्लम हो सकता है। तो लेकिन जब मैंने थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड किया, मैंने उसको थोड़ा सा सॉर्टिंग कराने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि वो कितना आई कांटेक्ट देता है या कितना उसका अटेंशन है, कितना वो मतलब इंटरेक्ट कर पाता है। स्पीच उसमें भी नहीं था, लैंग्वेज इवन वन वर्ड भी वो क्लियरली नहीं बोल पा रहा है। तो मतलब कुछ कुछ वो बोलता है, अपने ही मुंह में बोलता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि वो क्या बोल रहा है, मतलब क्लियर नहीं है स्पीच। मतलब तो 2 से 2.5 साल के बीच में उसकी एज है। तो जब मैंने उसको सॉर्टिंग कराने की कोशिश की, चना और राजमा मैंने उसको सॉर्ट करने के लिए दिया, मैंने जस्ट उसको 1-2 बार वो चीज़ रिपीट की कि चना अलग से रखो, राजमा अलग से रखो, तो वो चीज़ उसने इमीडिएटली फॉलो कर ली। जबकि हमारे बच्चों को उस चीज़ को, सॉर्टिंग को सीखने में भी टाइम लग जाता है। पहले तो हम लोग रेडी करते हैं कि हमारा बच्चा बैठे, फिर बैठ के वो समझे कि हम क्या कराना चाह रहे हैं। ये सब डिस्कस करने का कुछ मतलब नहीं, आप लोगों को पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो चीज़ मैंने देख ली, लेकिन वो चीज़ जो है वो उसको लॉन्ग टाइम तक नहीं करनी है। जस्ट उसने 1 मिनट के लिए वो चीज़ की, इसका मतलब ये चीज़ क्लियर है, उसको समझ आ गया कि मैं क्या कराना चाह रही हूँ। उसके बाद मैंने उसको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया कि हाँ, कुछ ऑब्जेक्ट्स उसको पता थे। तो वो मतलब इमीडिएटली उसका जो है अटेंशन थोड़ा सा मेरे पास आ गया उन पिक्चर्स को देख के, एंड फिंगर पे रख के वो मतलब उसने कुछ ऑब्जेक्ट्स बोल रहा था। मतलब क्लियर नहीं है साउंड, पर पता चल रहा था कि वो सही ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो सही बता रहा है। मैंने उसको कुछ न्यू वर्ड सिखाने का भी कोशिश किया तो मेरे साथ वो रिपीट कर रहा है उन चीज़ों को, जबकि हमारे बच्चों को रिपीट करने में भी कितना टाइम लग जाता है। तो मैं कंपेयर कर रही थी कि अर्नब का स्टेज कैसा था जब वो 2-3 साल का था और उसका स्टेज कैसा है। तो ह्यूज डिफरेंस। अर्नब को लर्निंग के लिए रेडी करने में भी मुझे कितना ज़्यादा टाइम लग गया और उसको ऑलमोस्ट ऑन द स्पॉट उसने वो चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो कमी मुझे कहाँ दिखी? सोशल स्माइल भी है उसका, वो रिकॉग्नाइज कर रहा है सबको कि हाँ, मैं किसी के नए के घर में आया हूँ। और वो मतलब जब भी मैंने उसको बोला हेलो हाय मेरे हस्बैंड ने भी, तो बहुत खुश, मतलब वो सोशल स्माइल भी उसमें दिख रही है, नॉर्मल बच्चों की तरह सोशलाइजेशन भी दिख रही है। मेरे साथ भी वो एक नॉन वर्बल जो इंट्रैक्शन है जो हमारे बच्चों में स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, उस बच्चे में उस टाइम पे वो स्पीच लैंग्वेज नहीं है लेकिन नॉन वर्बल इंट्रैक्शन उसमें है। तो आप देखो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी बहुत है, अपने पेरेंट्स फैमिली को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये आप डिफरेंस देखो जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं और उस बच्चे में देखो, उसको माइल्ड ऑटिज़म का डायग्नोसिस मिला है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसको डायग्नोसिस रॉन्ग दिया गया है, बिकॉज उसमें वो सिम्टम दिख रहे हैं। एक तो उसमें स्पीच डिले का प्रॉब्लम है, दूसरा आई कॉन्टैक्ट उसको अपनी मर्जी से देना है, नेम रिस्पॉन्स भी उसको अपनी मर्जी से देना है। जब उसको कुछ चीज़ करनी है तो वो ऑलरेडी मुझे इशारे से बता रहा है, मेरा हैंड पकड़ के, जैसे हमारे बच्चे करते हैं। तो वो चीज़ भी हमारे बच्चे बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, जबकि वो 2-2.5 साल की एज में ऐसा कर रहा है। मतलब उसको स्पीच नहीं है लेकिन उसको समझ में आता है कि मैं इशारे से अपनी बात समझा सकता हूँ, तो वो चीज़ उसके अंदर है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। जैसे मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ आप लोग भी ऐसे ही बोलोगे कि उसको ऑटिज़म नहीं है। तो यहाँ पे
कमी मुझे कहाँ देखी, अटेंशन स्पैन बहुत कम, मतलब एक एक्टिविटी थोड़ा सा किया उठ के चले गए, नहीं करना है आगे, आप ज़बरदस्ती करा भी नहीं सकते हो। नेम रिस्पॉन्स जो है वो सम टाइम्स दिया लेकिन बहुत कम, उसको बुलाते रहो नहीं सुनेगा, बहुत मतलब नेम रिस्पॉन्स जो है वो चीज़ मुझे ऑलमोस्ट नहीं दिखी उसमें, नेम रिस्पॉन्स की कमी मुझे दिखी उसमें, नेम रिस्पॉन्स नहीं था। नेक्स्ट है उसका, तो 3 सिम्टम हो गए ऑटिज़म के, एक तो अटेंशन नहीं है, नेम रिस्पॉन्स नहीं है, दूसरा स्पीच डिले, लैंग्वेज डिले, ठीक है जी। और दूसरा मुझे लगता है कि उसमें मुझे सेंसरी इश्यूज़ कोई नहीं दिखे, मुझे जस्ट उसमें डाउट है कि उसको ओरल मोटर इश्यूज़ की वजह से वो स्पीच जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। ये चीज़ें तो बाद में एज के साथ ही पता चलेंगी। आपको पता है कुछ साइकाट्रिस्ट तो डायग्नोसिस देते ही नहीं है, ऐसे केसेस को वेट करने के लिए बोलते हैं, तो जो कि सही है। तो हो सकता है वो नॉर्मली स्पीच डिले का ही केस हो। नेम रिस्पॉन्स, अर्नव बॉल मत खेलो, साउंड आ रहा है। तो नेम रिस्पॉन्स जो आता है गाइस, आप लोग भी जैसे एक्टिविटीज़ कराते हो, मेरे हिसाब से नेम रिस्पॉन्स तब आता है जब बच्चे को लैंग्वेज समझ में आती है, जब उसको पता चलता है कि मेरा नाम क्या है। नेम रिस्पॉन्स स्टार्टिंग में इसीलिए नहीं होता है, बच्चे को पता ही नहीं होता है कि मेरा नाम अर्नव है। धीरे धीरे जब लैंग्वेज डेवलप होती है, बच्चे में स्पीच आता है, तो नेम रिस्पॉन्स नेचुरली हमारे बच्चों में आता है। ये चीज़ मेरे हिसाब से तो ऐसे ही है, लेकिन फिर भी लोग 2, 2.5 साल 3 साल में इसकी एक्टिविटीज़ कराते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने नहीं कराई थी उसकी एक्टिविटीज़, और आप आज खुद वीडियोस में देखते हो अर्नव का नेम रिस्पॉन्स कैसा है। तो कुछ चीज़ों का एक्स्ट्रा प्रेशर अपने बच्चों पे मत डालो गाइस, वो चीज़ें नेचुरली बच्चे करेंगे बाद में, नॉर्मल किड्स की तरह ही करेंगे। तो अभी उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। तो मैंने उस बच्चे के सिम्टम आप लोगों के साथ डिस्क्राइब किए हैं, और सेम चीज़ें मैंने कमेंट में पढ़ी हैं, आप लोग जो कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाएगा, इस 3 पेरेंट्स की मुझे कैटेगरीज इसमें दिखी, जहाँ पे कुछ पेरेंट्स तो ये सोचते हैं कि बच्चे में बहुत कम प्रॉब्लम है और ठीक हो जाएगा, मतलब कई बार बच्चे लेट भी बोलते हैं, तो वो लोग ये डर से नहीं चाहते हैं कि अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हमारे बच्चे को लोग पागल बोलेंगे या उसके ऊपर दाग लग जाएगा। एक मेंटालिटी ऐसी थी। दूसरी मेंटालिटी ऐसी है कि बहुत कम, मतलब इग्नोरेंस मुझे दिखी कि हम बहुत कम प्रॉब्लम है, टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। तीसरी कैटेगरी ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है कि नहीं बच्चा बोल नहीं रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो लोग जो हैं वो डायग्नोसिस करा लेते हैं और मतलब समटाइम्स वो ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मेंटालिटी का तो मैं कुछ नहीं कर सकती कि बच्चे को लोग पागल समझेंगे या ये वो समझेंगे। आई थिंक ये वो लोग होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है कि ओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी में बेसिकली कराया क्या जाता है। समटाइम्स ये लोग थेरेपी को वैसे ही समझ लेते हैं कि बच्चे को दिमाग में शॉक दिए जाएंगे या कुछ ऐसा टॉर्चर किया जाएगा। तो उन पेरेंट्स के लिए तो मैं क्लियर कर देती हूँ, क्लियर करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप यूट्यूब पर सर्च करो ओटी में होता क्या है, आपको सब मिल जाएगा। ओटी एक प्ले वे मेथड में बच्चे को लर्निंग कराई जाती है। ओटी में बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। नॉर्मल बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं इवन ओटी को। आप जब अपने नॉर्मल बच्चे को, कईयों के 2-2 बच्चे साथ में लेके जाते हैं, आपने देखा होगा बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं उन एक्टिविटीज़ को। तो ये एक फन वे मेथड है, प्ले वे मेथड है, बच्चों का अटेंशन स्पैन इंक्रीज करने के लिए, सिटिंग टॉलरेंस इंक्रीज करने के लिए। और हाँ, उस बच्चे में मैंने ये चीज़ भी देखी थी, अटेंशन बहुत कम था, सिटिंग टॉलरेंस जो है वो ऑलमोस्ट 0 है, स्पीच डिले का उसमें प्रॉब्लम है, तो ओरल मोटर इश्यूज़ भी उसमें हो सकते हैं। तो मे भी इसके बेस पे उसको माइल्ड डायग्नोसिस का जो है वो माइल्ड ऑटिज़म का डायग्नोसिस जो है वो दे दिया गया होगा, जो कि सही है। अगर डायग्नोसिस मिल जाता है तो ट्रीटमेंट मतलब कराना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ साइकाट्रिस्ट जो हैं वो ये सलाह नहीं देते हैं कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, जबकि कुछ बोलते हैं कि आप लोगों को थेरेपी स्टार्ट कर देना चाहिए। अब मेरा सजेशन इन पेरेंट्स को के लिए यही है गाइस, बच्चे की बात है, भले ही ऑलमोस्ट ये बच्चे जो हैं वो 4-5 साल में वैसे भी नॉर्मल होने लग जाते हैं, लेकिन एक डिफरेंस सा रहता है। वो जो डिले इन बच्चों के अंदर आया है, आप खुद जानते हो 1.5-2 साल का बच्चा आजकल कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी चीज़ें बच्चे पहले ही सीख जा रहे हैं। 2 साल का बच्चा भी, मतलब आप अपना ज़माना देख लो और इन बच्चों का ज़माना देख लो, 2 साल के बच्चे को कितना ज़्यादा नॉलेज होता है। तो डेफिनेटली जब ये बच्चे नॉर्मल होते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट करते हैं, तो एक जो डिले है वो थोड़ा सा रह जाता है।
तो उस डिले को आप लोगों को कवर करना चाहिए थेरेपी के साथ। जैसे मैंने उस बच्ची का केस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि वो बच्ची ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई थी, तो उसको एकेडमिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो डेफिनेटली पहले उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, थेरेपी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एक जो डिले रहता है अंडरस्टैंडिंग में, मे बी उसकी वजह से या एकेडमिक में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि उसके पेरेंट्स ने बोला कि एग्ज़ाम में वो कुछ नहीं लिख पा रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है बाद में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए तो हम लोगों को ऐसा रिस्क लेना ही क्यों है। और जब इतना अच्छा ट्रीटमेंट है, मतलब ओटी इतनी, मतलब एक फन वे मेथड आप लोगों को मिल रहा है अपने बच्चों को सिखाने के लिए, एंगेज कीजिए। ऐसे बच्चे जो हैं वो घर पे पूरा दिन घूमते रहते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम भी आपने अपने बच्चों में देखी होगी जिनके पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं। तो एक तरह से मतलब वो कुछ भी लर्निंग नहीं कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें आप यूट्यूब से देख के कराओ या प्रोफेशनली कराओ, लेकिन आप लोगों को भी ओटी जो है वो और स्पीच जो है बच्चे का जो वो घर पे उसको मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए। आप उनके अटेंशन स्पैन पे वर्क कीजिए, सिटिंग टॉलरेंस पे वर्क कीजिए, वोकैबुलरी पे वर्क कीजिए, ताकि बच्चा जो है वो जो गैप आ रहा है उसकी आगे की लाइफ पे जो है वो इफ़ेक्ट ना पड़े। तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो है वो बच्चे को प्रॉब्लम करती हैं। जब बच्चा दूसरे पीयर ग्रुप के साथ खेलना चाहता है तो उन बच्चों को भी समझ में, लैंग्वेज की वजह से समझ में नहीं आता है कि सामने वाले बच्चे क्या खेल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो कवर अप करने के लिए, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप बनाए रखने के लिए आप लोगों को जो है वो थेरेपी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मुझे लगता है घर पे भी कराएंगे तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि सेंसरी इश्यूज़ ऑलमोस्ट इन बच्चों में मैंने नहीं थे। हो सकता है कुछ थोड़े हों, लेकिन जिन बच्चों को मैंने देखा उनमें सेंसरी इश्यूज़ नहीं थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इन्हीं चीज़ों पे वर्क करना है। सॉर्टिंग वगैरह से आप अटेंशन कंसंट्रेशन पे वर्क कीजिए, लैंग्वेज वोकैबुलरी के ऊपर वर्क कीजिए, ताकि बच्चे जो हैं वो जल्दी जल्दी बोल सकें। या आप लोगों को डाउट है कि उसको ओरल मोटर इश्यूज़ की वजह से, जैसे जिस बच्ची को मैंने देखा उसका स्पीच क्लियर नहीं है, वो अंदर से ऐसा लगता है कुछ बोल रही है लेकिन पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली क्या बोल रही है। तो मतलब हो सकता है ओरल मोटर इश्यूज़ का उसको प्रॉब्लम हो, तो स्पेशली वो वाली एक्सरसाइजेज आप करा सकते हो बच्चे को, ताकि उसका स्पीच जल्दी से जल्दी आए। स्पीच डिले वाले बच्चों को भी स्पीच थेरेपी रिकमेंड की जाती है गाइज। तो वो चीज़ें आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। हम लोगों को रिस्क नहीं लेना है आगे जाके। ये जो आपकी मेंटालिटी रहती है, सम टाइम आप कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना है, नॉर्मल हो जाएगा अपने आप। दूसरे टाइम आपका एक दिमाग बोलता है कि अगर ट्रीटमेंट नहीं किया, टाइम के साथ प्रॉब्लम बढ़ गई तो क्या होगा। तो ऐसी कन्फ्यूज़न में हम लोगों को झूलना ही क्यों है। और आपको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो कितना ईजी है, आप घर पे कर सकते हो उन सब चीज़ों को। बस थोड़ा सा सिंसियर होने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम लोगों को घर पे ही ट्रीट करने की कोशिश करनी चाहिए। और जिनके बच्चे अगर क्लियर नहीं है तो आप ओरल मोटर एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कीजिए। सो आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।